नमस्कार, मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कशन किया था, मूल अधिकार के बारे में चर्चा किया था कि सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते या भारत का नागरिक होने के नाते भारतीय संविधान के द्वारा उन नागरिकों को कुछ राइट प्राप्त हैं, कुछ अधिकार प्राप्त हैं और वह अधिकार जो है मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत रखे गए हैं। इन बेसिक स्तर पे चीज़ों को हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या किया था, डिस्कस किया था। हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार है उसके लिए जो आर्टिकल्स का जो विस्तार है, अनुच्छेदों का विस्तार है, तो अनुच्छेदों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेदों का विस्तार हम लोगों ने अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक जो है मूल अधिकारों के बारे में चर्चा किया जाएगा, मूल अधिकारों से संबंधित मुद्दों के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो 12 से 35 तक हम लोग मूल अधिकारों के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने बात किया था कि जब संविधान बनके तैयार हुआ या मूल संविधान में फंडामेंटल राइट FR की संख्या कितनी थी, तो FR की संख्या थी 7 टाइप के जो है फंडामेंटल राइट्स थे, मूल अधिकार थे। 7 प्रकार के मूल अधिकारों को, सिटीजन के अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत रखा गया था। परंतु 1978 में एक अमेंडमेंट किया गया, 44th अमेंडमेंट किया गया और 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के माध्यम से राइट टू प्रॉपर्टी को क्या बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। और इस लीगल राइट को, कानूनी अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 12 के अंतर्गत पार्ट 12 के अंतर्गत क्या कर दिया गया, रख दिया गया। और भाग 12 के अनुच्छेद 300 में जो है क्या किया गया, रखा गया। तो कहने का मतलब जब संपत्ति के अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी को 1978 में क्या किया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया और फंडामेंटल राइट से बाहर करके इसे जो है भाग 12 के अनुच्छेद 300 के रूप में विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। इस प्रकार 1978 के बाद, 1978 के बाद फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल राइट थे वो कितने हो गए, 6 टाइप के जो है फंडामेंटल राइट्स हो गए। तो कितने मूल अधिकार हो गए, 6 प्रकार के मूल अधिकार हो गए। जो पहले 7 प्रकार थे उस 7 प्रकार में से संपत्ति के अधिकार को बाहर कर दिया गया। फिर आइए हम लोग देखते हैं कि 6 प्रकार के वो मूल अधिकार कौन कौन से थे और एक एक अधिकारों को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 टाइप के फंडामेंटल क्या है, राइट हैं, जिसमें जो पहला अधिकार है वह कौन सा अधिकार है, समता का अधिकार, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताया गया है, जिसके लिए हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 14 to 18। 14 से 18 तक हम लोग जो है समानता के अधिकार के बारे में बात करेंगे। सेकेंड अधिकार पे अगर आएंगे तो आपको मिलेगा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम।
स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। और राइट टू फ्रीडम के बारे में हम लोग अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक जो है क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो 19 to 22 जो है हम लोग राइट टू फ्रीडम के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। आखिर वो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं जो सिटीजन ऑफ इंडिया को सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते क्या है, प्राप्त है। तो वैसे जो है अधिकार को हम लोग 19 to 22 पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 23 to 24। तो अनुच्छेद 23 से 24 तक हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में जानेंगे कि आखिर शोषण के विरुद्ध वो कौन कौन से अधिकार है, उन अधिकारों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। 25 to 28 के अंतर्गत हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते जो है उनको जो है किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, किसी धर्म में जो भी परंपराएं हैं उसको स्वीकार करने का अधिकार है। इस प्रकार इस स्तर पे किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बाद संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और इस अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 29 to 30, 29 से 30 तक जो है हम लोग पढ़ेंगे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया और ये 5 हो गया। और छठा जो अधिकार होगा, 6 जो अधिकार होगा वह कौन सा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। रेमिडेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। इस संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को बाबा बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा इसे सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा। तो अगर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार आप जाएंगे, अकॉर्डिंग टू बी.आर. अम्बेडकर, तो संविधान की आत्मा या सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होगा, तो आर्टिकल 32 या अनुच्छेद 32 क्या होगा, संविधान की आत्मा कहलाएगा। और यह संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया है, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा के बारे में क्या किया गया है, बात किया गया। अगर ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बात करेंगे तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 प्रकार के रीट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं। और उस समय जारी किए जाते हैं जिस समय किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो या किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का एबोलिशन हो, और वह एबोलिशन किसी राज्य के द्वारा हो रहा हो या किसी समुदाय के द्वारा हो रहा हो या किसी के भी द्वारा हो रहा हो, तो वैसे संदर्भ में आर्टिकल 32 के अंतर्गत व्यक्ति के मूल अधिकारों की सुरक्षा की जाती है, रक्षा की जाती है, या वैसे अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में उन्हें उपचार कराया जाता है, उपचार उपलब्ध कराया जाता है। तो 5 प्रकार के रीट जो है कौन जारी करता है, आर्टिकल 32 के अंतर्गत। तो 5 प्रकार के रीट जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। फिर उसके बाद ये जो 5 प्रकार के रीट कौन कौन से हैं, हेबियस कॉर्पस,
क्यो वारंटो, मैंडामस, सर्टियोरेरी, प्रोहिबिशन। ये 5 प्रकार के रीट हैं। व्यक्ति के फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 का यूज किया जाता है। उसके अलावा अगर आर्टिकल 226 का बात करेंगे तो 226 के अंतर्गत यह सारा अधिकार किसको प्राप्त है? तो यह सारा अधिकार या रीट जारी करने का अधिकार जो है हाई कोर्ट को प्राप्त है। तो उच्च न्यायालय के द्वारा हाई कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 226 के माध्यम से रीट जारी किए जाते हैं और फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के संदर्भ में उपचार प्रदान किया जाता है। लेकिन अगर 32 और 226 का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे जो ज्यूरिसडिक्शन है 226 का जो है वह ज्यादा ग्रेटर है किसके कंपैरिजन में? आर्टिकल 32 के कंपैरिजन में, क्योंकि आर्टिकल 32 के अंतर्गत केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के संदर्भ में रीट जारी किए जाते हैं, जबकि आर्टिकल 226 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स के अलावा अन्य मुद्दों पर की भी सुनवाई करी जाती है हाई कोर्ट के द्वारा। तो ये जो है बेसिक स्तर पे हम लोगों ने किसके बारे में बात किया? तो ये हम लोगों ने जो है मूल अधिकार के बारे में बात किया। अब एक एक अधिकार को एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो उन अधिकारों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मूल अधिकार में हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्टिकल के बारे में, जिसमें पहला आर्टिकल है आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12। आइए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 12 के बारे में, आर्टिकल 12 के बारे में, कि आखिर अनुच्छेद 12 में किसके बारे में बात किया गया है, किन किन मुद्दों के बारे में बात किया गया है। तो अगर अनुच्छेद 12 में आप आएंगे तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य को परिभाषित किया गया है। तो राज्य की परिभाषा जो है आर्टिकल 12 के अंतर्गत, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत बताई गई है। इस राज्य की परिभाषा के दायरे में आखिर वो कौन कौन से लोग आएंगे, आइए हम लोग समझते हैं। तो राज्य की परिभाषा में जो पहला शामिल होगा वह पहला कौन सा व्यक्ति शामिल होगा? तो इस राज्य की परिभाषा में भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार तथा भारतीय संसद, भारत सरकार तथा भारतीय संसद। तो भारत सरकार भी शामिल होगा और भारत सरकार के अलावा संसद भी क्या होगा, शामिल होगा, भारतीय सरकार और भारतीय संसद। अगर संसद में आएंगे तो संसद जो है किससे किससे मिलके बनता है? तो संसद लोकसभा, लोअर हाउस, राज्यसभा, अपर हाउस और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है मिलकर जो है संसद का क्या करता है, निर्माण करता है। और इंडियन गवर्नमेंट सरकार है, तो सरकार के बारे में हम लोगों ने पहले भी बेसिक स्तर पे बात किया था कि सरकार में लेजिस्लेटिव भी होगा, एग्जीक्यूटिव भी होगा और कौन सा होगा, जुडिशियरी भी होगा। और ये तीनों आर्गन मिल के जो है क्या करते हैं, सरकार अपने कार्यों को क्या करता है, संपादित करता है। उसके अलावा जो दूसरा शामिल होगा, तो दूसरा कौन सा होगा, राज्य सरकार।
राज्य सरकार तथा विधानमंडल। तो राज्य सरकार तथा विधानमंडल भी इस राज्य की परिभाषा के दायरे में क्या होंगे, आएंगे। तो राज्य की परिभाषा के दायरे के अंतर्गत विधानमंडल में अगर आप आएंगे तो आपको जो है यहाँ पे कौन मिलेगा, विधानमंडल में आपको विधानसभा मिलेगा, विधान परिषद मिलेगा, और यहीं पे आपको कौन मिलेगा, गवर्नर मिलेगा। तो अगर आप आएंगे तो विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर, जो विधानमंडल है, राज्य सरकार और विधानमंडल राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल, इसको भी जो है क्या किया गया है। तो इस प्रकार राज्य सरकार तथा विधानमंडल जो है सेकंड कंपोनेंट है, जिसको राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया है। तीसरा, सभी स्थानीय प्राधिकार। तीसरे जो शामिल हैं वह सभी स्थानीय प्राधिकार। सभी स्थानीय प्राधिकार भी क्या है, प्राधिकारों को भी क्या किया गया है, इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो राज्य की परिभाषा दी गई है, वह परिभाषा में भारत सरकार एवं भारतीय संसद, राज्य सरकार तथा विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकार तथा जो चौथा है, चौथा अन्य प्राधिकार। चौथा क्या है, अन्य प्राधिकार। तो ये सभी जो है क्या जो है किसके अंतर्गत शामिल है, तो ये अन्य प्राधिकारी जो है 1 से लेकर 4 तक जो है किसके दायरे में आएंगे, तो ये सभी लोग जो है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। राज्य को जो परिभाषित किया गया है मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 12 में जो है राज्य की परिभाषा के बारे में बात किया गया है। तो इसको ध्यान में रखना है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे। राज्य की परिभाषा में इंडियन गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड विधानमंडल, उसके अलावा लोकल गवर्नेंस, और उसके बाद जो है अन्य प्राधिकारी, अदर जो है ऑफिसर्स क्या होंगे, अधिकारी इसके अंतर्गत क्या किए जाएंगे, शामिल किए जाएंगे। तो यह हम लोग अनुच्छेद 12 के अंतर्गत क्या किए हैं, बात किए गए हैं। तो याद कर लीजिए, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य को परिभाषित किया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं फिर। अगर यहीं पे आप देखेंगे अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है, और जब आप डीपीएसपी पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, तो वहां पे अगर आप जाएंगे तो आर्टिकल 36 पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 36 में भी जो है राज्य की परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा दी गई है, तो राज्य की परिभाषा दी गई है। तो आर्टिकल 12 में भी राज्य की परिभाषा है और आर्टिकल 36 में भी राज्य की परिभाषा है। तो यहाँ पे जो राज्य की परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा को जो है फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में दिया गया है, और वहां पे जो राज्य की परिभाषा दी गई है वह परिभाषा जो है डीपीएसपी के संदर्भ में दिया गया है। बाकी राज्य की परिभाषा में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ अंतर इतना है कि वह डीपीएसपी के संदर्भ में है और यह जो है फंडामेंटल राइट के संदर्भ में। उसके अलावा जब आप आर्टिकल 13 पे आएंगे तो आर्टिकल 13 के अंतर्गत आपको जो है एक नया टॉपिक मिलेगा। उस नया टॉपिक में आर्टिकल 13 में आप देखेंगे कि जो लेजिस्लेटिव के द्वारा कानून बनाया जाता है या विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, उसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि वह विधायिका जो कानून बनाई है वह कानून कहीं जो है किसी मूल अधिकार का एबोलिशन तो नहीं कर रहा है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं हो रहा है या हो रहा है फंडामेंटल राइट का उल्लंघन, तो वैसे संदर्भ में वैसे कानूनों को जुडिशरी के द्वारा क्या किया जाता है, शून्य घोषित कर दिया जाता है। या वैसे पॉइंट जो फंडामेंटल राइट्स का जो है एबोलिशन कर रहे हो, वैसे पॉइंट को जो है उस एक्ट से क्या कर दिया जाता है, पृथक कर दिया जाता है या अलग कर दिया जाता है। उसके अलावा अगर इसी आर्टिकल 30 से जो है जुडिशरी को यह पावर मिलता है जुडिशियल रिव्यू का कि वह
हर कानून जो विधायिका के द्वारा बनाया जा रहा है वह सभी प्रकार के कानूनों की व्याख्या कर सकता है और उस व्याख्या के अंतर्गत वह यह देख सकता है कि उस कानून में जो भी पॉइंट रखे गए हैं उस पॉइंट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। उसके अलावा इसी के अंतर्गत आर्टिकल 13 में हम लोग देखेंगे कि जब फंडामेंटल राइट्स लागू किया गया या जब बन के तैयार हुआ तो उससे पहले, स्वतंत्रता से पहले बहुत सारे कानून बनाए गए। अगर वैसे कानून उन कानूनों के द्वारा फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा हो तो वैसे कानून को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और स्वतंत्रता के पश्चात भी बहुत सारे कानून बनाए गए और उस कानून के द्वारा जो कानून बनाया गया अगर वह कानून संविधान में फंडामेंटल राइट्स या अधिकारों का एबोलिशन करता है तो वैसे कानूनों का वो पॉइंट जो उसका उल्लंघन करता है उसके संदर्भ में जो है उसको उससे पृथक कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, पूरे कानून को समाप्त नहीं किया जाता है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो मैंने बोला था आर्टिकल 13 तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बात करेंगे। तो न्यायिक पुनरावलोकन यह जो है थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो न्यायिक पुनरावलोकन को जो है हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, बात करेंगे जुडिशियल रिव्यू के बारे में कि वहाँ पे जो है कैसे आच्छादन का सिद्धांत होता है, कैसे पृथक्करण का सिद्धांत होता है, कैसे जो है जब लेजिस्लेटिव के द्वारा कानून कोई बनाया जाता है तो उस कानून में उस पॉइंट को बाहर किया जाता है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग का डिस्कशन जो है यहीं तक है। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और अपने सकारात्मक कमेंट को करिए, पॉजिटिव कमेंट करिए, जिससे भविष्य में हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हो सके। और इस वीडियो को सोचिए, समझिए और किसी भी प्रकार का अगर आपको इससे संबंधित क्वेश्चन होता है तो आप वहां पे कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाए जिससे आप वैसे मुद्दों पर जो है संतुष्ट हो सकें। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।